8 ग्रेड विज्ञान कक्षा 8। तो ये 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का आज हम अध्याय 7 शुरू करेंगे, किशोरावस्था की ओर। इस अध्याय में लर्निंग आउटकम्स जो हैं 801, 802, 803, 809 और 815 शामिल हैं, ठीक है ना। तो इसको आप सबसे पहले यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे, पाठ की पूरी तैयारी। और जैसे कि इस बॉक्स यहाँ पर बच्चे की परवरिश दिखाई गई है कि कैसे 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 बढ़ता है, किस किस तरह, तो उसी पर जो है ना यहाँ इनके जो अवस्थाएं दी है, ये अवस्था, शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इनको जो है इसमें भरना है और ढूंढ ढांढ के इसके बारे में सब कुछ लेते हैं, ठीक है। तो ये जैसे इस सरल क्रमांक में अवस्थाओं के नाम और अवस्था की अवधि, शारीरिक परिवर्तन, बालकों में क्या होता है, बालिका में क्या होता है। तो अवस्था का नाम है जैसे शिशु अवस्था। शिशु अवस्था कब से कब होती है? जन्म से 5 वर्ष तक होती है। तो बालकों के शरीर में क्या होता है? बालकों के शारीरिक बदलाव बहुत तेज़ी से होता है, बालिका में भी बहुत तेज़ी से शारीरिक बदलाव होता है। तो दोनों में लगभग सेम ही होता है, ठीक है। अब फिर आगे जो अवस्था आती है वो होती है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष। इसमें क्या होता है? इसमें ऊंचाई तथा वजन में वृद्धि और पैर तेज़ी से लंबे होते हैं। और ये बालिकाओं में क्या होता है? इनके में भी वही होता है, ऊंचाई तथा वजन में वृद्धि होती है, पैर तेज़ी से लंबे होते हैं, ठीक है ना। अब किशोरावस्था क्या होती है? किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष की आयु पर होती है। इसमें जैसे आवाज़ भारी हो जाता है लड़कों में, है ना, और शरीर पर बाल आ जाते हैं, कंधे चौड़े हो जाते हैं। लड़कियों में क्या होता है? त्वचा में परिवर्तन, स्तनों का विकास होना शुरू हो जाता है, कूल्हे चौड़े हो जाते हैं। युवावस्था में क्या होता है? युवावस्था 18 से ऊपर की उम्र हो जाती है। इसमें शारीरिक वृद्धि धीमी और जनन क्षमता का विकास हो जाता है। और इधर लड़कियों में शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है लेकिन जनन क्षमता का विकास हो जाता है, ठीक है। तो यही लिखना था यहाँ पर। अब यहाँ से शुरू होता है प्रश्न। तो प्रश्न क्रमांक 1 कह रहे हैं कि सही विकल्प के आगे चिन्ह लगाइए। तो जो सही विकल्प है उनमें अपने को सही का चिन्ह लगाना है। तो जीवन का ऐसा काल जिसमें ना तो आप बच्चे रहते ना ही बड़े, इस अवधि को कहा जाता है। मतलब इस अवधि को क्या कहते हैं? तो ये अवधि होती है किशोरावस्था की, ठीक है। आपकी कक्षा में कोई मित्र शारीरिक रूप से दुर्बल है तो आप उसे आहार में क्या खाने की सलाह देंगे? तो हम सलाह ये देंगे कि रोटी, दाल, हरी सब्जियां ये खाए, ठीक। फिर पहेली के दादाजी मधुमेह रोग से पीड़ित हैं तो डॉक्टर द्वारा इंसुलिन हार्मोन की कमी बताई गई। इंसुलिन का उत्पादन निम्न में से किस ग्रंथि से होता है? तो इन सब में जो ये है अग्न्याशय ग्रंथि, उसी से होता है, ठीक है। इंसुलिन जो कहाँ से निकलता है? अग्न्याशय ग्रंथि से। अब आते हैं इसी का चौथा प्रश्न कि नशीली दवाओं यानी ड्रग्स के सेवन से क्या हानिकारक प्रभाव होते हैं? तो नशीली दवाओं से क्या हो? तनाव भी होता है, भ्रमित और असुरक्षित भी महसूस होता है, स्वास्थ्य खुशी दोनों बर्बाद होती हैं। उपरोक्त सभी ये सारे लक्षण कहीं न कहीं ड्रग्स के प्रभाव में दिखाई देते हैं। तो उपरोक्त सभी में आप टिक लगा लीजिए। अब किशोरावस्था के लक्षण नहीं हैं तो जो हैं उनको बचा लीजिए, जो नहीं है उसको टिक लगाना है। तो ये लंबाई में वृद्धि होती है, स्वर में परिवर्तन होता है, शारीरिक आकृति में भी परिवर्तन होता है और संवेदनात्मक परिपक्वता भी आती है। जबकि यहाँ पर लिखा है अपरिपक्वता, मतलब यही नहीं है, बाकी सारे के सारे हैं, ठीक है, ओके। तो इसमें आप सी में गोला लगा लीजिए। फिर नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। चलो जी कर देते हैं। अब शब्द कौन कौन से हैं? किशोरावस्था, मधुमेह हार्मोन, लौह प्रचुर हार्मोन, लैंगिक हार्मोन। तो भरना शुरू करते हैं। शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण क्या होता है? मधुमेह होता है, मधुमेह रोग होता है। अंतरः स्त्रावी ग्रंथियों द्वारा स्त्रावित पदार्थ हार्मोन हैं जो रुधिर में सीधे पहुंचते हैं। रुधिर माने खून में सीधे पहुंचते हैं। बूझों की लंबाई में एकाएक वृद्धि हो रही है तो वह जीवन की किस अवस्था में है? किशोरावस्था में है ना। यहाँ तो किशोरावस्था भर लीजिए। हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़ आदि लौह प्रचुर
खाद्य पदार्थ है, मतलब इनमें आयरन की मात्रा पर्याप्त होती है। वृषण तथा अंडाशय ये क्या है? लैंगिक हार्मोन स्रावित करते हैं, मतलब लैंगिक हार्मोन, मतलब वहाँ से लिंग वाले हार्मोन स्रावित होता है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि सामान्यतः लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा होता है। क्यों? उच्च तारत्व माने थोड़ा तीखा, और लड़कियों का स्वर थोड़ा सा लड़कों का स्वर थोड़ा सा भारी, भरभराई टाइप की आवाज़ होती है। तो लड़कियों का स्वर उच्च तारत्व वाला होता है जबकि लड़कों का स्वर गहरा। ऐसा मुख्य रूप से उनके स्वर यंत्र यानी एडम एपल जो गले में निकलता है, वो थोड़ा सा उभार हो जाता है गले में, उसे कंठमणि भी कहते हैं ना। तो उसी के आकार और लंबाई मोटाई के कारण है, जो किशोरावस्था में हार्मोन के कारण होता है। ठीक है जी। अब चौथा कह रहे हैं कि यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो क्या होगा? तो यदि व्यक्ति के आहार में पर्याप्त आयोडीन न हो तो घेंगा, जिसे गैंडर भी बोलते हैं या ग्वाइटर भी बोलते हैं, ठीक है ना, और मस्तिष्क के विकास में बाधा हो सकती है। अब अगला प्रश्न ये है 5वां नंबर का कि किशोरावस्था में अधिकतर किशोरों के मुहासों का मुख्य कारण किशोरावस्था के में अधिकतर किशोरों के चेहरे पर फुंसियाँ और मुहासे क्यों आ जाते हैं? ठीक है। तो जवाब इस तरह लिखना है कि किशोरावस्था में फुंसियों और मुहासों का मुख्य कारण हार्मोनल बदलाव है जो तेल ग्रंथियों को ज़्यादा सक्रिय कर देता है। अरे ये त्वचा के नीचे तेल ग्रंथियाँ होती हैं, ठीक है, जिससे तेल यानी सीबम और मृत कोशिकाएं मिलकर रोम छिद्रों को बंद कर देती है। जब किसी चीज़ का ज़्यादा उत्पादन होता है तो वो बंद हो जाता है गड्ढे, ठीक है, रोम छिद्र बंद हो जाते हैं और बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। जब बैक्टीरिया जमा हो जाएगी, गंदगी होगी, तो वो क्या करेंगे? फूलेंगे जी। इसी को मुहासे कहते हैं, है ना, ये मुहासों का कारण बनता है। अब 6वां प्रश्न ये कह रहे हैं कि चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है, क्यों? तो चिप्स तथा पैक किए हुए अथवा डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ को नियमित भोजन में लेना उचित नहीं है क्योंकि ये उच्च कैलोरी, नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा से भरे होते हैं। इनमें शामिल रसायन कई अन्य शारीरिक समस्या बढ़ा देते हैं, इस कारण से इन्हें नहीं खाना चाहिए। ठीक है। अब 7वां ये कह रहे हैं कि नीचे दिए गए चित्र में रिक्त वृत्तों को भरिए। ए तथा बी बच्चे नर अथवा मादा हैं, मतलब क्या है ये लिखना है। तो देखो जी, ये XX अंडाणु होता है, XY शुक्राणु होता है। तो ये दोनों निकलेंगे, इधर से ये दोनों निकलेंगे। तो जब एक X इधर का अंडाणु और इधर X का शुक्राणु जब आता है तो XX ही बनेगा, क्योंकि X इधर आया, X इधर आया तो मादा बनता है। फिर इधर का अंडाणु का X और शुक्राणु का Y जब इधर आ जाता है तो XY जुड़ इकट्ठे हो जाते हैं, ये क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या बनेगा? नर जीव पैदा होगा, यानी नर व्यक्ति, जिसको लड़का बोल देते हैं हम लोग, है ना, लड़का या लड़की ऐसा बोल देते हैं, तो वो भी लिख सकते हैं। यहाँ पर नर मादा लिखा है तो आप वही लिखेंगे। 8वां प्रश्न कह रहे हैं कि बूझो तथा पहेली दोनों भाई बहन हैं। बूझो ने अपना जन्मदिन मनाया जिसमें उसके कई मित्र आए हैं। पहेली अपने भाई के मित्रों से लगभग 1 वर्ष उपरांत मिल रही है। उसे अपने भाई के मित्रों में अनेक परिवर्तन, जैसे किसी की लंबाई एकाएक बढ़ गई, किसी की आवाज़ भारी हो गई, किसी लड़के की मूछें निकल आई, देखने को मिला। बताइए। अब ये बताना है इनमें से कि अनुमान लगाइए कि बूझो अपना कौन सा जन्मदिन मना रहा है। तो जी, ऐसा जो भी ये यहाँ पर लिखा है ये तो किशोरावस्था की शुरुआत में ही होता है। इसका मतलब ये है कि बूझो अपना 12वां जन्मदिन मना रहा था। ठीक है। अब बूझो के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवधि को क्या कहेंगे? तो वही चीज़ों को जहाँ लिखना है कि बूझो के मित्रों के शरीर में होने वाले परिवर्तन की अवस्था को किशोरावस्था कहेंगे। तीसरा है कि अनुमान लगाइए कि शरीर में होने वाले इन परिवर्तनों की अवधि कब तक रहती है।
तो किशोरावस्था के दौरान शरीर में होने वाले परिवर्तनों की अवधि 12 से 18 वर्ष तक रहती है। 9वां प्रश्न कह रहे हैं कि पहेली ने अपने घर के पास के पोखर में मेढक के बहुत सारे अंडे देखे। अंडे से टैडपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित नहीं हुए। ऐसा होने का क्या कारण हो सकता है? तो अंडे से टैडपोल में परिवर्तन के उपरांत ये टैडपोल वयस्क मेढक में परिवर्तित न होने के कई कारण हो सकते हैं, जैसा कि पर्यावरणीय कारक, पोषण की कमी या आनुवंशिक समस्याएं, ये हो सकती हैं। ठीक है, यदि पर्यावरण में प्रदूषण, पर्याप्त जलीय वनस्पति की कमी या पानी का तापमान बहुत ठंडा है तो भी कायांतरण रुक सकता है। ठीक है, तो ये लिख लेना है आपको। 10वां प्रश्न आते हैं कि निम्नलिखित तालिका को पूर्ण करें। हार्मोन, ग्रंथि और कार्य। तो वृद्धि हार्मोन किससे होता है? पीयूष ग्रंथि से। इसका कार्य क्या है? सामान्य वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है, शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए पीयूष ग्रंथि का अच्छी तरह से काम करना आवश्यक है। फिर हार्मोन इधर आता है, जो इधर यहाँ लिखा थायराइड ग्रंथि में। थायराइड ग्रंथि के बारे में बताना है तो ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन निकालती है और इसका कार्य है कि शरीर के चयापचय और वृद्धि और विकास को नियंत्रित करना। ठीक है, पाचन वचन को सबको व्यवस्थित करना इसका काम है। अब एक आता है एड्रेनलिन। तो ये जो है एड्रेनलिन ग्रंथि से मतलब निष्कर्षित होता है कौन सा हार्मोन? एड्रेनलिन। और उनका जो कार्य है वो क्रोध, चिंता एवं उत्तेजना की अवस्था में तनाव के संयोजन का कार्य करता है। ठीक है, तो अब 11वां प्रश्न कह रहे हैं कि किशोरावस्था में किशोरों में शारीरिक परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन लड़कों तथा लड़कियों में अलग अलग होते हैं। लड़कों तथा लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। तो जी ऐसे तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो कुछ जो आपके समझ में आए वो लिख लीजिए। देखते दोनों में ही कद में तेज़ी से वृद्धि होती है और बगल यानी कि आर्म पिट जिसको बोलते हैं, और जननांगों यानी जांघों के आसपास की बाल उगने लगते हैं। लड़कों में आवाज़ भारी और लड़कियों की पतली हो जाती है। जनन अंग विकसित होते हैं लेकिन उनकी जनन अंग विकसित होते हैं लेकिन उनकी वृद्धि की दिशा अलग अलग होती है ना। तो ये ऐसा लिख लीजिए। तो अब 12वां कह रहे हैं कि किशोरावस्था में व्यक्तिगत सफाई पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए, स्पष्ट कीजिए। तो किशोरावस्था में व्यक्तिगत स्वच्छता पर अत्यधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस दौरान हार्मोनल बदलावों के कारण पसीने और शरीर की गंध में वृद्धि होती है, जिससे जीवाणु संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। अच्छी व्यक्तिगत स्वच्छता संक्रमण से बचाती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और सामाजिक मेलजोल बेहतर बनाती है। फिर हमारे देश में विवाह की विधि संगत यानी कानूनी न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है। अगर ये विवाह की आयु निर्धारित नहीं होती है तो बताइए। तो किशोरों के शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या पड़ होगा, ये लिखना है। तो ये जो निर्धारण किया गया उसके आधार पर किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बताना है। तो किशोरों का शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बाधित होता है। मानसिक रूप से बाल विवाह से तनाव, अवसाद और घरेलू हिंसा जैसे कई नकारात्मक परिणाम होते हैं, जिससे आघात और आत्मविश्वास में कमी आती है। ये होता है। अब किशोरों के विकास के अवसर पर क्या प्रभाव होगा। तो किशोरों के विकास पर कई नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, जैसे मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, शिक्षा की कमी और अवसरों में कटौती, शारीरिक और प्रजनन स्वास्थ्य जोखिम आदि शामिल होता है। ठीक है, अब 14वां प्रश्न कह रहे हैं कि टिप्पणी करिए। किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम के महत्व के बारे में टिप्पणी करना है। तो शुरू करते हैं। किशोरावस्था में शारीरिक व्यायाम का महत्व। शारीरिक
मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए है। यह सहन शक्ति, मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूत बनाता है, बीमारियों के जोखिम को कम करता है, टीम वर्क जैसे सामाजिक कौशल सिखाने में मदद करता है, क्योंकि अल्टीमेटली अंत में आगे चलकर आपको टीम में काम करना ही पड़ता है। फिर आते हैं किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन का स्वास्थ्य पर प्रभाव क्या है। तो किशोरावस्था में नशीली दवाओं के सेवन से स्वास्थ्य पर कई गंभीर, अल्पकालिक और दीर्घकालिक प्रभाव पड़ते हैं। इससे कई संक्रामक बीमारियां, यहाँ तक कि आत्महत्या के विचार जैसी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं। 15वां कह रहे हैं कि नीचे दी गई सारणी में आयु वृद्धि के अनुपात में लड़कों एवं लड़कियों की अनुमानित लंबाई के आंकड़े दर्शाए गए हैं। लड़के एवं लड़कियां दोनों की लंबाई एवं आयु को प्रदर्शित करते हुए एक ही ग्राफ कागज पर खींचिए। मतलब कागज पर ग्राफ खींचना है, ठीक है। ये लंबाई आयु दी गई है 0, 4, 18, 12, 16, 20 और यहाँ लंबाइयाँ दी गई हैं लड़कों की और लड़कियों की। तो लड़कों की है 53, 96, 114, 129, 150, 173। लड़कियों की है 53, 92, 110, 133, 150 और 165। इसका ग्राफ बनाना है। तो जी ये है ग्राफ। आप चाहे ग्राफ पेपर पे बना लीजिए, चाहे डायरेक्ट इसमें कर लीजिए। इधर क्या है बनाया गया, देखो जी, एक पैमाना यहाँ पर एक्स अक्ष पर लिया गया है, एक पैमाना यहाँ पर लिया गया है। ये 4 4 के डॉट लगा के बनाए, मतलब एक डॉट पर 4 यहाँ पर लिखा गया। जैसे पैमाना एक्स अक्ष पर एक इकाई जो है 4 वर्ष को दर्शाती है, और ये जो वाई अक्ष पर है यहाँ टिंट कर देना। टिंट माने थोड़ा कटा हुआ करके ऐसे बढ़ा देना। तो इसका मतलब कहाँ तक छोड़ रहे हैं वो वहाँ से शुरुआत हो जाती है। तो वाई अक्ष पर क्या क्या है, एक इकाई 10 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से जब भी शुरू करेंगे वो एक एक इकाई 10-10 सेंटीमीटर का काम करेगा। और क्या प्रदर्शित कर रहे हैं, तो इसमें प्रदर्शन लड़कों को फुल मतलब सीधी डंडी से और लड़कियों को डॉटेड डंडी से दर्शा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे बढ़ाएंगे, जैसे वो जो पैमाना दिए गए हैं है ना, जो भी निर्देशांक आएंगे उसको ऐसे बढ़ाएंगे तो ऐसे ऐसे ग्राफ आएंगे। तो लड़कों का ये बन गया और इसी के बगल से ये लड़कियों। तो अब इसको देखकर हमको कुछ जवाब देना है, ठीक है। अच्छे से देख लीजिए, इसी को देखते चलना है आपको। तो इस ग्राफ से आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो उम्र बढ़ने के साथ ऊंचाइयां बढ़ती हैं। ये देखिए, उम्र बढ़ने के साथ ऊंचाइयां बढ़ रही है। फिर किस आयु वर्ग में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। तो जहाँ पर दोनों डॉट मिल जाएंगे, तो यहाँ से शुरू हुआ था, यहाँ पर मिल रहा है। ये कहाँ पर था जी, ये 16 वर्ष की आयु में, देखिए इसके सामने था। तो 16 वर्ष की आयु में लड़के लड़कियों की लंबाई समान है। फिर कह रहे हैं किस आयु वर्ग में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर। अधिक अंतर मतलब गैप सबसे ज़्यादा कहाँ पर आया था, यहाँ पर। और ये कहाँ पर है, 20 वर्ष की आयु में। देख लीजिए यहाँ से ये 20। तो यहाँ पर 20 वर्ष की आयु में लड़के तथा लड़कियों की लंबाई में अधिक अंतर है। बात समझ में आ गई। अब यहाँ से प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है। तो प्रोजेक्ट 1 कह रहे हैं कि अपने मित्रों का एक समूह बनाइए, उनसे चर्चा कर उन खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जो उनके द्वारा पिछले दिन, यानी कल जो बीत गया, नाश्ते दोपहर मतलब दिन के नाश्ते में, दोपहर में और भोजन में, दोपहर के भोजन में और रात्रि के भोजन में क्या क्या खाया गया था। तो ये यहाँ पर भरना है। आप अपने मित्र बना लीजिए, जो भी हैं आप उनके लिख लीजिए, उनसे पूछ लीजिए क्या क्या खाया था, है ना, और यहाँ लिख दीजिए। तो जैसे रमेश ने सत्तू खाया था सुबह, दोपहर में दाल चावल सलाद खाया था और शाम को सब्जी रोटी। कीर्ति ने पोहा और दोपहर में रोटी सब्जी और शाम को फिर खिचड़ी खाई थी। संजना ने जलेबी खाई सुबह, फिर दोपहर में कढ़ी चावल और शाम को सब्जी पूरी रोटी सब्जी। मयूर ने सुबह अंडा खाया था, दोपहर में रोटी सब्जी खाई और शाम को पूरी सब्जी खाई। दीप्ति ने पराठा खाया, फिर दोपहर में दाल चावल और शाम को छोले भटूरे खाए। अब निम्न इसी के आधार पर जवाब देना है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शरीर की समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से हैं। तो जो इन्हीं में उत्तरदायी खाद्य पदार्थ हैं उन्हीं को लिख देना है। तो समुचित वृद्धि के लिए उत्तरदायी खाद्य पदार्थ कौन से, दाल चावल रोटी सब्जी खिचड़ी सत्तू पोहा अंडा पराठा सलाद पूरी, ये सब जो है वृद्धि के लिए हैं, ठीक है, खाद्य पदार्थ है। और उपरोक्त सारणी में कौन से जंक फूड हैं जिनका आपके द्वारा या आपके मित्र द्वारा स्वयं सेवन किया गया। तो जंक फूड में तो क्या आएगा यहाँ पर, उपरोक्त सारणी में जंक फूड के रेट में जलेबी आ सकती है और छोले भटूरे आ सकते हैं जिनका मित्रों द्वारा सेवन किया गया था। और अगर आप किसी ने कुछ और भरा है तो वो भी भर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोजेक्ट 2 कह रहे हैं
कि HIV एड्स के बारे में समाचार एवं पत्र पत्रिकाओं से कटिंग एकत्रित कर 15 से 20 वाक्यों पर लेख लिखिए। तो जी, HIV वायरस मुख्य रूप से असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। यह वायरस शरीर की कई कोशिकाओं पर हमला करता है। यह वायरस शरीर की T कोशिकाओं को नष्ट करके प्रतिरक्षा प्रणाली को इतना कमज़ोर कर देता है कि आप छोटी मोटी बीमारियों से भी लड़ने में असमर्थ हो जाते हैं। आपको बिना किसी लक्षण के भी HIV हो सकता है। ये लिख देना है। और अगर लिख सकते हैं तो भी लिख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा भी नहीं लिखिएगा, थोड़ा ही मतलब उतना लिखिए जिससे काम चल जाए। अब इसमें ये इसी का बा प्रश्न है कि संक्रामक रोगों की सूची बनाइए तथा ये किन माध्यमों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। ऐसे रोगों की रोकथाम के लिए आप क्या उपाय करेंगे। तो संक्रामक रोगों में जैसे फ्लू होता है, तपेदिक होता है, कोविड-19 होता है ना। और इनके फैलने का जो माध्यम पूछ रहे हैं, तो माध्यम तो ये तो जैसे हवा से फैलता है, दूषित भोजन और पानी से, संक्रमित रक्त से या सीधे संपर्क से, हाथ मिलाना, खाना, खांसना, छींकना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अब रोकथाम कैसे हो सकती है। तो रोकथाम के लिए व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखना, जैसे कि नियमित रूप से हाथ धोना, भीड़ भाड़ से बचना, टीकाकरण करवाना और दूषित भोजन या पानी के इस्तेमाल से बचना महत्वपूर्ण है। तो इस तरह जो है हमारा अध्याय 7 समाप्त होता है।